गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकंड BHMS में फिलॉसफी पोर्शन से सर्टेन टॉपिक्स मुझको अलॉट किया गया है और इसके लिए मैं आज से सेकंड BHMS में भी क्लासेस लूँगा। सेकंड BHMS में ये मेरा फर्स्ट क्लास है। आई होप आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कभी नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर रुपेश तिवारी, लेक्चरर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैंट फिलॉसफी से शुरुआत करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग पहले कवर करेंगे और उसके बाद देखेंगे रेस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैंट फिलॉसफी से शुरुआत करेंगे और कैंट फिलॉसफी जो है वो बुक आई थिंक आप सबके पास होना चाहिए। हम लोगों को फिलॉसफी की तीन बुक्स जो है उनको पढ़ना है। ये कौन कौन सी बुक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिलॉसफी की जो तीन बुक्स हैं वो तीन बुक्स हम सबके पास होनी चाहिए। उसमें एक बुक जो है ये है ये बुक, ये देख लीजिए आप लोग। दिस इज द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। ये H.A. रॉबर्ट्स का बुक है। ये अपने सिलेबस में है। ये बुक अपने सबके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। एक और बुक जो हम लोगों के सिलेबस में है वो बेसिकली ये बुक है। ये है ये बुक है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय J.T. केंट। लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय J.T. केंट। J.T. केंट माने जेम्स टाइलर केंट। फर्स्ट बुक था H.A. रॉबर्ट्स का प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड क्योर बाय होम्योपैथी। ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी H.A. रॉबर्ट्स का। सेकंड बुक हो गया हम लोगों का लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय J.T. केंट। एंड थर्ड बुक जो है जो अपने सिलेबस में है ये है बेसिकली द जीनियस ऑफ होम्योपैथी लेक्चर्स एंड इसेज ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। लेक्चर्स एंड इसेज ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? स्टुअर्ट क्लोज के द्वारा लिखा हुआ है। इस बुक का जो नाम है बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसलिए कि ये MPPSC आई थिंक 2014 या 15 में हुआ था। वहाँ पे बुक का नाम पूछा गया था कि इस बुक का क्या नाम था और ये जीनियस ऑफ होम्योपैथी काट के हटा दिया था। जस्ट कुछ चॉइस में था लेक्चर्स एंड इसेज ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी इज रिटन बाय स्टुअर्ट क्लूज। तो ये ध्यान में रखिएगा अपने लोग। ये तीन बुक हम लोगों को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अलावा पढ़ना है। ऑब्वियसली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हम लोगों के पास होना चाहिए। किसी भी मतलब पब्लिकेशन का हो, वो बीजन का हो या किसी का हो, बट जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमको पढ़ना है वो क्या कौन सा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है ध्यान दीजिए। ये 5th एंड 6th एडिशन, ये दोनों 5th एंड 6th एडिशन हमको पढ़ना है। और ये 5th एडिशन को किसने ट्रांसलेट किया है? तो 5th एडिशन को ट्रांसलेट किया है R.E. डजन ने और 6th एडिशन को विलियम बुरिक ने। और यही चीज़ हमारे सिलेबस में है। तो हमारे पास ये चार बुक्स होनी चाहिए, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक और ये तीन बुक। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को एक क्रोनिक डिजीज का किताब भी लगेगा, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है। बट फिलहाल हमारे पास ये चार बुक्स होनी चाहिए। इन चार बुक्स में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं। फिलोसफी के कुछ सर्टेन पोर्शंस को मुझे पढ़ाना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैंट फिलोसफी से शुरुआत करेंगे। बेसिकली ये कैंट फिलोसफी क्या है? बुक का नाम क्या है? लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। तो ये बेसिकली डॉक्टर J.T. केंट जो क्लासेस लिया करते थे
या स्टुअर्ट क्लोज जो क्लासेज लिया करते थे, या स्टुअर्ट क्लोज जो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन है। केंट वाला तो पूरा एकदम उनका क्लासरूम लेक्चर्स है और उसी को कंपाइल किया गया है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो इस किताब में केंट का जो किताब है, जो केंट का किताब है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली इसमें टोटल अगर आप देखिएगा तो 38 चैप्टर है, 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर है। और इसमें से कुछ चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है, इसमें से कुछ चैप्टर्स को हमको पढ़ना है। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द सीख, लेक्चर 1। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये है द सीख। तो इस चैप्टर से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोगों का बेसिकली ये लेक्चर किस विषय में, किस चीज़ के बारे में है, तो हैनीमैन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जेटी केंट साहब पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, और उसी का ये उन्हीं के लेक्चर्स का, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन पार्ट्स के लेक्चर्स का कलेक्शन है। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जो फर्स्ट एफोरिज्म हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट एफोरिज्म जो पढ़े हैं वहाँ पे क्या फर्स्ट एफोरिज्म क्या है, फर्स्ट एफोरिज्म क्या है आप लोगों को याद होगा, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज, physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is done। ये तो कोई बहुत बड़ा मतलब बात नहीं बोले हैं। फिजिशियन है तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम तो यही है, सिक को क्योर करना है, उसके हेल्थ को रिस्टोर करना है। बट यहाँ सोच में अंतर है, सोच में अंतर है। होम्योपैथी में और जो हैनीमैन के टाइम में या आज के तारीख में या केंट के टाइम में कंसेप्ट ऑफ सिक था, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ था, कंसेप्ट ऑफ डिजीज है या था, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो कंजर्वेटिव स्कूल में, आई मीन जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है या जिसको एलोपैथी कहते हैं उसमें, और जो रियल इंटरप्रिटेशन है हेल्थ का, क्योर का, सिक का, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। ये चीज़ हमको समझना होगा। ये चीज़ ही हाईलाइट करने के लिए केंट साहब ने ये एक चैप्टर डिवोट किया है कि आखिर व्हाट इज़ द होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ सिक, होम्योपैथी में हम सिक किसको कहेंगे, और ये क्या जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक स्कूल है, इसमें और होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ सिक में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज सिक इन होम्योपैथी एंड व्हाट इज बेसिकली सिक है क्या। सो देयर इज हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूल ऑफ प्रैक्टिस है और जो ट्रूली होना चाहिए मतलब। तो ये चैप्टर का नाम है द सीक। जस्ट आज थोड़ा सा हम लोग इसको टच करके छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो जो मॉडर्न मेडिसिन है, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक स्कूल है, यहाँ पे और होम्योपैथी में एक बेसिक डिफरेंस है। मॉडर्न मेडिसिन में अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझको अनइजीनेस हो रहा है, मुझे नींद फ्रेश नहीं लग आ रहा है, उसको कोई फंक्शनल कंप्लेन है, फंक्शनल लेवल पे कंप्लेन है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिस चीज़ को
जिस चीज़ को वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, जिस चीज़ को वो लैब में मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको वो डिजीज नहीं मानते। पेशेंट लगातार कह रहा है कि मुझे नींद सही नहीं आ रहा है, मुझे भूख सही से नहीं लग रहा है, मुझे अनइजीनेस है, दिस हुआ है, दैट हुआ है। वो बोलेंगे हिस्टेरिकल कंप्लेन है, कोई कंप्लेन नहीं है, एक ठीक हो तुम, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ऐसे करते करते 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद सडनली उसके ब्लड में उसका जो है मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई आता है। तब कहते हैं हाँ, अब जाके तुम डिजीज डूबेगा। अब डायग्नोसिस हुआ है कि तुम को डायबिटीज़ हुआ है, और अब तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। और क्या ट्रीटमेंट होगा, एवरीवन नोज। तो ये जो पर्सन को डायबिटीज़ हुआ, ये जो डायबिटीज़ हुआ, ये ऑलरेडी पहले से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा था सिम्टोमेटिक लेवल पे, अनइजीनेस के साथ, वेट गेन हो रहा हो या डिफरेंट टाइप का उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। बट अनटिल एंड अनलेस द पेशेंट को हम एक नाम नहीं दें, पेशेंट के अंदर कोई एक बायोकेमिकल या एक विजिबल एबनॉर्मलिटी नहीं खोज लें, तब तक मॉडर्न मेडिसिन उसको सीख नहीं करता है। अनदर एग्जाम्पल जो कि बहुत ही हास्यास्पद है हास्यास्पद है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार, एलोपैथिक स्कूल के अनुसार, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के चलते होते हैं, किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के चलते होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चलते। टाइफाइड क्यों होता है, साल्मोनेला टाइफी के चलते। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, डिफरेंट टाइप के जो स्टेफाइलोकोकस या डिफरेंट फूड पॉइजनिंग कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके चलते होता है। बट माय फ्रेंड, मान लीजिए आज पूरा ग्रुप, आज अपना पूरा बैच पार्टी करने जाता है, और हम लोग जाते हैं कहीं एक पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खाते हैं, ठीक है। और उस पानी पूरी में कुछ प्रॉब्लम है, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है, से साल्मोनेला टाइफी ही है, ठीक है। तो वो खाने के बाद अगर साल्मोनेला टाइफी के चलते टाइफाइड होता है, तो होल ऑफ द बैच को टाइफाइड होना चाहिए। अगर कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते ही होता है, तो जितना आदमी है, जिसको भी कोरोना वायरस का एक्सपोजर हो रहा है, हर एक को कोविड-19 होना चाहिए और सबको मर जाना चाहिए, सबको सेम पैथोलॉजी ये होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम लोग हर जगह पे देखते हैं। तो जब भी कोई डिजीज होता है, जब भी कोई किसी पर्सन को डिजीज होता है, तो वो एक पर्सन को डिजीज होता है। इन्फेक्शन होता है तो वो एक पर्सन को इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एजेंट डिसाइड नहीं करता है कि उसका क्या होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टिव एजेंट डिसाइड नहीं करने जा रहा है कि उसका क्या होने जा रहा है। इसको डिसाइड करने के लिए ओनली एजेंट फैक्टर ही जिम्मेदार नहीं है, इससे ज़्यादा जिम्मेदार है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है होस्ट फैक्टर। क्योंकि क्योंकि वही वही पानी पूरी सभी लोग खाए, उसमें 5 आदमी को टाइफाइड हुआ, 5 आदमी को थोड़ा सा अनइजीनेस हुआ, 5 आदमी को या 10 आदमी को या 15 आदमी को अनइजीनेस हुआ, और बाकी सब किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर साल्मोनेला टाइफी ही जिम्मेदार है, तो 75 आपके बैच का स्ट्रेंथ है, और प्लस 2 4 5 आदमी और जो टीचर्स गए हुए हैं, ये 80 के स्ट्रेंथ में ये 10 या 15 आदमी को ही क्यों हुआ, ये तो सबको होना चाहिए था।
सोचने वाली बात है। सो ये जो कंसेप्ट ऑफ सीख है, ये बेसिकली एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। ये होलिस्टिक कंसेप्ट है। ये कहता है ये कहता है कि जो लोग ऑलरेडी सीख थे, जो लोग ऑलरेडी वीक थे, जिनका डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी ढहा हुआ था, कमजोर था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म या ये जो होस्ट है, उनको ही इन्फेक्ट करेगा, बाकी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। सो डिजीज के लिए एजेंट से ज्यादा डिजीज इंडिविजुअल जिम्मेदार है। डिजीज इंडिविजुअल जिम्मेदार है, उसका मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी जिम्मेदार है, उसका वीक इम्यूनिटी जिम्मेदार है, जो आप लोग इम्यूनिटी पढ़े होंगे, पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी में, ठीक है, वो जिम्मेदार है, ना कि सिर्फ एजेंट जिम्मेदार है। आप लोग इस चैप्टर का एक बढ़िया से रीडिंग दीजिए और उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है द सीख। बहुत ही अच्छे तरीके से केंट साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।